गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का ग्राफ टॉपिक। ग्राफ टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है एंड इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया है अबाउट डीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ एंड प्रोबेबली वीटी ग्राफ को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं हम आगे का, तो हमने उस टाइम पर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो आप डीटी और वीटी दोनों बनाकर दिखाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका बनाकर दिखाओ। तो हमने इस टाइप में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इन सब का हमने बना लिया कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमें बनाना है ST एंड VT ग्राफ बोथ। तो अब ST ग्राफ में तो क्या बोलोगे? कांस्टेंट वेलोसिटी यानी स्लोप उसका क्या है? कांस्टेंट। एंड द स्लोप ऑफ ST ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और VT ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो VT ग्राफ में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या मूव करे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया था? ग्राफ का आ गया था। नाउ अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये हमारा स्लोप है AB और मुझे क्या निकालना है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर कर्व AB। हमारी जो कर्व है या जो स्लोप है वो क्या है? ये है। इसके नीचे का जो ये एरिया है जिसको मैंने शेडेड पोर्शन किया है, दिस इज योर शेडेड पोर्शन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा किसके इक्वल आता है? इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो ये इस शेडेड पोर्शन की आप वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसको मैंने O मान लिया और देन ये, तो ये एक तरह से क्या आ गया आपका? ट्राइंगल या आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या हो गया? OABC, ठीक है। ये रेक्टेंगल आ गया आपका OABC। अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूं तो दैट मीन्स ये किसका निकल कर आ चुका है? एरिया अंडर कर्व ऑफ AB। तो आप इसका एरिया निकालो। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपने क्या मान ली? इसकी OC और ब्रेथ आपने क्या मान ली? इसकी OA, ठीक है। OC इंटू में OA। OC क्या है आपका? टाइम। OC क्या है आपका? टाइम। तो एरिया किसके इक्वल निकल कर आया? OC इंटू में OA। OC आपका क्या है? टाइम। OA आपका क्या है भाई? वेलोसिटी। टाइम इंटू में वेलोसिटी। चलो, तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या था भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी इंटू में टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी इंटू में टाइम है तो क्या निकल कर आया? वेलोसिटी इंटू टाइम है तो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ कर्व AB, वो आपका क्या निकल कर आया? वेलोसिटी इंटू में टाइम। और वेलोसिटी इंटू में टाइम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया आपको? इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या निकाल दूं? एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। ये जो भी कर्व होता है, जो भी स्लोप होता है, उसके नीचे का एरिया आप निकाल दो, वो आपका क्या निकल कर आ चुका है? डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वैसे भी यूनिट की अगर बात करूं तो ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इंटू में सेकंड क्या आएगा? मीटर। तो ऑब्वियसली यूनिट के बेस पर भी क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमने अगर मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या निकालना हो? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूं?
एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। और अगर मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन, क्या निकालना हो एक्सेलरेशन, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर मैंने वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल दिया तो वो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। बात किसकी आती है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन तो आपको ग्राफ ने दे ही दी है। बात नेक्स्ट किसकी आती है, टाइम की। टाइम की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो वीटी ग्राफ से हमने कितनी इंफॉर्मेशन निकाली है। वीटी ग्राफ से हम किसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम की तो इजीली निकाल ही सकते हैं। तो इसलिए हमारा वीटी ग्राफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। फर्स्ट मैं क्या निकालती हूँ यहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा, मैंने लेट ये ग्राफ लिया, ये आ गया आपकी v और ये t ग्राफ, इस तरीके से स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, u, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, v। ठीक है, इसको मैंने ले लिया a, b, o, दिस इज c एंड योर d। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं हमारे पास, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सिंपल है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, या जब वो इधर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा था तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन सब के बीच का क्या निकालती है, एक रिलेशन निकालती है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, ये टोटल 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो देती है हमारे पास रिलेशन, ठीक है, बिटवीन v एंड t। वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको अगर कोई भी ग्राफ दिखाई देता है तो आप उस ग्राफ का सबसे पहले क्या निकालते हो, स्लोप। कोई भी ग्राफ दिखाई देगा तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, स्लोप। तो मैंने निकाला स्लोप, स्लोप क्या हमारा AB। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस में x1। पॉइंट क्लियर आपका। इन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, टाइम हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, टाइम क्या है, यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम देखें तो क्या बनेगा, 0 u। फाइनल पॉइंट को अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, इस पॉइंट को t बोल दिया है, और ये v। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूले में पुट करो। y2 क्या है, v, y1 क्या है, u, x2 क्या है भाई, t, x1 क्या है, 0। क्या बनकर आ गया, v माइनस यू बाई टी। क्या होता है, a, एक्सेलरेशन। किसका फॉर्मूला होता है ये, एक्सेलरेशन, यानी कि a। तो यहां से क्या निकल कर आया, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, u आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन भी क्या आपका कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट क्यों है, कि आपका ग्राफ क्या है, जो स्लोप है वो क्या है भाई, लीनियर है और स्ट्रेट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से देखूं u इनिशियल भाई मान लो 20 मीटर पर सेकंड से शुरू की है, तो u आपकी फिक्स्ड है, तो ये भी क्या होगी, कांस्टेंट, और a भी क्या होगी, कांस्टेंट।
तो वेरिएबल कौन कौन से बचे, v और t। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि ये v और t में क्या देता है, एक रिलेशन देता है। पॉइंट आपका क्लियर है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, बहुत ही इजी इक्वेशन है। नाउ हम बात करें किसकी, इक्वेशन की। नाउ हम किसकी बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां लिख देती हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू s प्लस में यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में लिख देती हूँ, हमें ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है। नाउ हम अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रहा है, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, u हमारे पास क्या है, फिक्स, t हाफ फिक्स है, a भी क्या है, कांस्टेंट है, t क्या है, t। तो सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन देती है, s और t का रिलेशन देती है। क्लियर है। तो जब हमें s निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, क्या निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, एरिया अंडर कर्व। अगर आपने क्या निकाल दिया, उस जो भी कर्व आपका, यानी अभी कर्व मेरा ये है, इसके नीचे का जो ये सारा एरिया अगर निकाल दिया तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। ये क्या बन गया आपका, ट्राइंगल, ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल। नाउ ये कितनी गिवन है भाई, u, और ये पूरी कितनी गिवन है आपको, v। पॉइंट क्लियर रहेगा। तो अगर मुझे इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा हमारे पास, दो में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो एक तो हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया किसका है, एक रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल क्या है, OACD, प्लस में एरिया किसका है, ट्राइंगल का है, ABC। ठीक है, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, तो इस पूरे का एरिया निकालना है तो मैंने ट्राइंगल और किस में कर दिया, रेक्टेंगल में कर दिया। नाउ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का। ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, एस चलता आ रहा है। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है, OD, लेंथ है OD। ब्रेथ हमारे पास क्या है, OA, प्लस हाफ इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, ये, और हाइट क्या हो जाएगी, ये। तो बेस आपका क्या हो गया, AC, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, BC। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, OD रेक्टेंगल की अपोजिट साइड AC, ये दोनों किसके इक्वल है, T के इक्वल है। OA किसके इक्वल है भाई, U के इक्वल है। क्लियर है इतना। बात किसकी आती है हमारे पास, BC की। हमें ये पता है कि BD पूरी किसके इक्वल है, V के इक्वल है, और जो CD है अपोजिट साइड है किसके इक्वल है, U के इक्वल है। तो आपको क्या निकालना है, BC। ये BC कैसे निकाल सकते हो, से इस पूरे BD में से अगर आपने CD को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो आपका निकल गया BD माइनस में CD। BD की वैल्यू कितनी है भाई, V। CD की वैल्यू क्या है भाई, U। ठीक है, इन सब की वैल्यू को पुट करो। S इज इक्वल टू OD क्या था आपका, T, OA क्या था आपका, U, प्लस में हाफ AC क्या है आपका, AC, T, BC आपका क्या है, V माइनस में U। पॉइंट क्लियर है।
ये जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ s और t के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये v तो नहीं होना चाहिए। v को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, at। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास ut प्लस में हाफ t और इंटू में क्या हो गया, at। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आ गया आपकी यहाँ से, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ इंटू t और ये भी क्या हो गया t, तो क्या बनकर आ गई, t का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, ये आपकी बनकर आ गई है सेकंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन में देखो u भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल बचे s और t। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और डिस्प्लेसमेंट आपको जब भी निकालना है, एक्सेलरेशन जब भी निकालना है स्लोप से निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना है एरिया अंडर कर्व। क्लियर है। नाउ हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन हमारी, ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से, थर्ड इक्वेशन हमारे पास देती है रिलेशन बिटवीन, देखो अब तीन ही वेरिएबल थे s, v एंड t, a फिक्स है, u फिक्स है। फर्स्ट इक्वेशन थी v और t के बीच में, सेकंड इक्वेशन थी s और t के बीच में, तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v और s के बीच में। तो थर्ड इक्वेशन है ये हमें देती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये हमें क्या देती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है, ये v और s के बीच का रिलेशन देती है, किसके बीच का देती है, v और s का। फिर से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है और आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व वही निकालना है। यहाँ पर क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये दो पैरेलल साइड है, तो ये क्या बनकर आ गया हमारा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ P1 प्लस में P2 इंटू में क्या आ गया, H। अगर ये दो पैरेलल हैं, ठीक है, हमारे पास ये अगर दो पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। ये आ गई P1 और ये आ गई P2, तो परपेंडिकुलर हो गया P1, सॉरी दो पैरेलल लाइन होगी P1 एंड P2। H क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, तो ये H क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों पे क्या बना रहा है ये 90। ये H हमारा नहीं होगा, H क्या होती है हमारी हाइट, जो उस साइड के ऊपर क्या बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ से निकालो S इज इक्वल टू हाफ P1, एक तो हमारी ये होगी क्या होगी OA, ठीक है, एक हमारे पास ये पूरी होगी क्या होगी BD, और H हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हाइट है ये क्या बनकर आ गई OD। ठीक है, ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये तीसरी है और ये फोर्थ है, तो ये P1 है, ये P2 है। अब H क्या होती है, वैसे तो हाइट होती है ऊंचाई, लेकिन H जिस साइड के ऊपर गिरती है हमेशा क्या बनाती है 90 डिग्री, तो ये इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, वो क्या हो जाएगा ये, तो वो हमारी H आ जाएगी। इनकी वैल्यू हमें पता है हाफ, OA की वैल्यू क्या थी U, BD की वैल्यू क्या थी V, OD की वैल्यू क्या है T। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें V और S के बीच का रिलेशन चाहिए। U तो चलो कांस्टेंट है, V और S, इसका मतलब जो टाइम है इसको मुझे क्या करना है, एलिमिनेट, टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर टाइम को एलिमिनेट करना है तो मैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, V माइनस यू इज इक्वल टू क्या थी AT, तो T कितना आ जाएगा V माइनस यू बाई A, तो इसकी वैल्यू हम T की यहाँ पुट करेंगे, तो S इज इक्वल टू हाफ U प्लस में V इंटू में क्या आ गया T, V माइनस यू बाई A,
तो ये आपका क्या आ चुका है, t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, v माइनस यू बाई ए। नाउ अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकती हूँ, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, और a को मैं यही ले आती हूँ और क्या बन गया, v माइनस में u। तो a प्लस b, a माइनस b आइडेंटिटी आपकी, ठीक है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हाफ 2a, तो ये हो जाएगा a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी। तो क्या बनकर आ गया, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर आई, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। ये इसमें v u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, तो v और s के बीच में क्या दे रही है हमारा, ये एक रिलेशन दे रही है। अब ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा आते हैं कि आपके जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो सारे इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। तो मैं इक्वेशन को देखती हूँ जरा। फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, v और t का बीच का रिलेशन दे रही है। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, s और t का बीच का रिलेशन दे रही है। थर्ड इक्वेशन को हम देखेंगे ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v और s के बीच का रिलेशन देती है। क्या हो इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी इफ u इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू ए टी। क्या लिख सकती हूँ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ध्यान से देखते जाना, ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए टी, अगर u की वैल्यू क्या है, 0, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर यहाँ पर u की वैल्यू 0, तो ये 0 क्या बनकर आ गई, s इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। ओके, थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, a आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, ठीक है। यहां से देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो इन तीनों में आपने ये देखा है कि a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, a क्या हमारे पास कांस्टेंट। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो ये होगी v और ये होगी t। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या आता है, ये, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ कैसे आएगा, ये आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारा ये होता है। ओके, नाउ लेट हमारे पास क्या होगा, सेकेंड, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, a कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो वीटी बनाना इजी है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर बनाना हो एसटी, ठीक है, और ड्रॉ एसटी ग्राफ, ड्रॉ एसटी ग्राफ, तो अब आप क्या करोगे, रिलेशन के एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पर मैंने आपको दो सिखा रखे हैं कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, बन गया ये, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, x हो, तो बन गया ये, ठीक है। हमने ये आपको बता रखा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो y और x का क्या बन जाएगा, दिस वन। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो आपका बन गया दिस वन। लेकिन अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, तो क्या होगा, ठीक है, उसका हम ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर देखो, इसका हम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको यहां दिखाती हूं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, टेबल के थ्रू जैसे छोटे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये मैंने ले लिया x और ये क्या ले लिया मैंने y, x की वैल्यू ले ली 1 2 3, ठीक है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो 1 आ गया, इसका स्क्वायर 4 और 9, अगर k की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1। नाउ अब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, ये 0 है, ये ले लिया 1 2 और ये क्या ले लिया हमने 1 2 और ये क्या ले लिया 3, यहाँ पर है 1 4 9, तो मैंने ले लिया 2 4 6 8 और क्या ले लिया 10। 1 पे क्या होना चाहिए 1, ठीक है, 2 पे क्या होना चाहिए 4, 3 पे क्या होना चाहिए 9, दिस वन। इसको अगर मैं मिलाऊं तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये मैं यहां बनाकर दिखाती हूं, आपका ग्राफ कैसा आएगा ये। तो आप समझे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो तो हमारा ग्राफ कैसे आता है ये। तो अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास 3, अब हमने 2 पढ़े थे, अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो डायरेक्टली y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, लाइक दिस। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, क्या पूछा जाए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो अगर आपसे पूछा जाए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाएगा, सेम वही, ये x ये y, लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें वही दोनों जो तीनों जो थे वो अब हम बनाते हैं। फर्स्ट इजी है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, ये y पे हो गया, ये x पे हो गया, इस तरीके से बनकर आया। तो आप इजीली बना दोगे कि ये आपका s है, ये आपका t है, और ये आ गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर आपको st में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाते हैं वही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का st होगा तो ये होगा, और अगर vt होगा, अगर vt होगा तो ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर है। नाउ हमारे पास दूसरा क्या था, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अब आपका क्या, कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, y स्क्वायर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो यह आ गया v और यह आ गया s। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का क्या बताया था मैंने, ये। तो इस तरीके से आप इन सारे ग्राफ को निकाल सकते हो इजीली।
तो ये था आपका वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं किसकी, एटी ग्राफ की। अगर मैं बात करूं तो एटी ग्राफ का बहुत ही इजी है। अगर बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म यानी एक ही कांस्टेंट, इसका मतलब अगर एक बार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई तो उसकी हमेशा क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। तो आपका कैसे बनकर आ जाएगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एटी ग्राफ। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हम ऐसे लेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव। अगर हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हम लेंगे इस तरीके से। वीटी से एटी में करेंगे तब इजीली समझ में आएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ना एसटी भी बनाना है, वीटी भी बनाना है एंड एटी भी बनाना है, तीनों बनाने हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या बनाना है, एसटी, वीटी और एटी। एसटी में आपका बन जाएगा ये, वीटी में आपका बन जाएगा ये, और एटी में आपका बन जाएगा ये आ गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो एंड ऑफ दिस चैप्टर होगा, ठीक है, लास्ट क्लास होगी मोशन का, और उसके साथ हम इसको वीटी से एटी में कन्वर्ट करना सिखाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस पे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।